friends, my name is Saad and I'm here to explain you the most easiest topic which is capital rationing. So start करते हैं. कैपिटल राशनिंग बेसिकली है क्या? जब भी कंपनी के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट ए कंपनी के पास है एंड बी है, ठीक है, और इन दोनों की जो एनपीवी है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं इसको, ये कैलकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैश फ्लोज. ठीक है, हम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास एनपीवी आ जाती है. ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी आपके लिए ये ज़रूरी है कि एनपीवी जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव होगी वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे. क्यों कर लेंगे एक्सेप्ट? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होगी, उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे. सिंपल रूल है. सो अगर दोनों प्रोजेक्ट ए एंड बी और दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों ही एक्सेप्ट कर लेने चाहिए. बिल्कुल सही, दोनों ही एक्सेप्ट कर लेने चाहिए. लेकिन अगर प्रोजेक्ट ए का रिक्वायर्ड है 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट बी का रिक्वायर्ड है 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड कंपनी के पास जो कैपिटल फंड अवेलेबल है, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो भी खेले, कैपिटल अवेलेबल है वो है 2.5 मिलियन, ठीक है, कंपनी के पास अवेलेबल है 2.5 मिलियन. सो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? प्रोजेक्ट तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन है कैपिटल की. सो ये टॉपिक बेसिकली यही इसी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना सिखाता है. लाइक हमारे पास अभी स्केयर रिसोर्सेज क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्केयर है. अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती तो हम दोनों प्रोजेक्ट में लगा देते, और दोनों से एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से दोनों पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते. लेकिन हमारे पास कैपिटल अवेलेबिलिटी है जो वो कम है और रिक्वायर्ड ज़्यादा है. तो हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे करेंगे इनसफिशिएंट फंड को, वो ये टॉपिक बताता है. सो कैपिटल राशनिंग हम ये कह सकते हैं, इट occurs when insufficient funds are available. ठीक है, it occurs when insufficient funds are available. सो अब कैपिटल राशनिंग की हमने बात कर ली कि जब कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की कमी हो, सो कंपनी किस तरह मैनेज करेगी ये हमें कैपिटल राशनिंग बताता है. इट अकर्स व्हेन इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल, ठीक है. सो इसका एक मेथड होता है, ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ज़रिए कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसे रैंकिंग की जाती है. सो हम वो मेथड से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. कैपिटल राशनिंग कितने टाइप्स की होती है? देयर आर 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़
सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग एंड सेकेंड वन इज़ हार्ड कैपिटल राशनिंग। ठीक है, सॉफ्ट क्या होती है? अगर तो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट ने, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट ने एक बजट एलोकेट कर दिया है इस डिपार्टमेंट को, जो भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस बॉडीज़ होंगी, जो भी मैनेजर्स होंगे ये प्रोजेक्ट को जो एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास एक बजट एलोकेट कर दिया गया है कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं 2.5 मिलियंस के। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना तुम लोगों को। कंपनी के पास अवेलेबिलिटी तो है फंड्स की, बट कंपनी को मैनेजर्स को एलोकेट कर दिया गया है बजट के, आपको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सो इट इज़ अ सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। सो इंटरनल ये बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स की वजह से लाइक इम्पोज कर देते हैं बजट, अगर सीनियर बॉडीज़ इम्पोज कर रही हैं या फिर डिविजनलाइज बजट बनाती है हर कंपनी, लाइक एन बॉटम अप बजट बना रही है, तो सब ने मिल के एक बजट सिलेक्शन की है कि हम इतना 2.5 मिलियन ई प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा बजट यही होगा। सो प्रोजेक्ट जो एक्सेप्ट करेंगे उनको एक बाउंड्री दे दी गई है 2.5 मिलियन की, कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। और हार्ड कैपिटल राशनिंग क्या होगी कि कंपनी के पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, कंपनी बोरो भी नहीं कर सकती, कंपनी की रिसोर्सेज बिल्कुल ही लिमिट लग गई है रिसोर्सेज को एक्सटर्नली। कंपनी के पास एक्चुअली में फंड्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे फंड्स तो अवेलेबल होंगे सॉफ्ट में, ठीक है, फंड्स अवेलेबल होंगे कंपनी के पास यहाँ पे, बट यहाँ पे फंड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे एक्सटर्नली। ठीक है, सो कैपिटल रैशनिंग क्या होती है? इट अकर्स व्हेन इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल। सो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ वी मैनेज, हम किस तरह कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस there is a technique called profitability index, which is calculated profitability index। ठीक है, अब ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अगेन एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो जो आंसर होगा वो हमें क्या बताएगा? हमें हेल्प करेगा टू रैंक द प्रोजेक्ट, हेल्प इन रैंकिंग द प्रोजेक्ट। हम रैंक करेंगे जिसकी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब कि एनपीवी को अब अगर आप इस तरह ले लें कि ये प्रॉफिट है, ठीक है, एक्सीडिंग ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ही होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट कंपनी ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके कितना कमाया, अपनी अगर कंपनी ने 1 इन्वेस्ट किया है तो उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, $1 में से। सो
इट हेल्प्स इन रैंकिंग। ये हमें डायरेक्ट कोई आंसर पे नहीं ले जाएगा, ये सिर्फ हमें हेल्प करेगा इन रैंकिंग द प्रोजेक्ट्स। सो जो हाई होगी, जिसका ज़्यादा आ रहा होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसको हम फर्स्ट रैंक कर देंगे, और जिसका सबसे कम आ रहा होगा उसको हम लास्ट रैंक करेंगे। ठीक है। सो अगर ये प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं एनपीवीज़ की, इसकी एनपीवी आ रही है 0.5 मिलियन, और इसकी आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3 मिलियन। हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है 2.5 मिलियन का। कंपनी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, ये एनपीवीज़ है, इसकी 0.3 आ गई और इसकी आ गई 0.5। अब 2 मिलियन इन्वेस्ट किया है, इसके अंदर 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो भी हम एनपीवीज़ को डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर सो एनपीवी 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, क्या था फॉर्मूला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी। सो द आंसर इज 0.25। फर्स्ट वन का आंसर आ गया है। ए का क्या आ रहा है? 2.25। एंड बी का क्या आ रहा है? एनपीवी 0.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। जीरो पॉइंट थ्री आएगा इसका। बी इज इक्वल्स टू 0.3 मिलियन। ठीक है। तो अभी हम रैंक किसका करेंगे, किसकी ज़्यादा आ रही है? एनपीवी 0.3 ज़्यादा है, तो हम इसको रैंक कर देंगे फर्स्ट, इसको रैंक कर देंगे सेकंड। सो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2.5 मिलियन की। सो हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट बी। सो जो बाकी रह जाएगी इन्वेस्टमेंट, वो होगी 1.5 मिलियन की, जो हमारे पास अवेलेबल होगी प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करने के बाद।